बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशबुक जुनैद के साथ। शो में हस्बे मामूल मेरा साथ दे रहे हैं हमारी कॉमेडी का शहज़ादा नसीम विक्की, हमारी गुलकारा फारिया कमाल, हमारी को होस्ट सुहाना सयाल। और नाज़रीन, आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान ख़ास मौजूद हैं जिनके बारे में बिलाशुबा ये कहा जा सकता है कि वो एक अदाकार नहीं बल्कि अदाकारी की एकेडमी भी हैं, दर्सगाह भी हैं। फिरदौस जमाल साहब। नाज़रीन, मेन स्ट्रीम और सोशल मीडिया की इस भरमार में जिस लफ्ज़ के साथ सबसे ज़्यादा ज़्यादती की गई है वो है लेजेंड। बिला सोचे समझे हम हर शख्स जिसकी 2 फुट ऊंची भी पतंग नजर आए, हम उसके गले में लेजेंड का तमगा पहनाने को बेताब हो जाते हैं, बगैर ये सोचे समझे कि लेजेंड क्या चीज़ होती है। अगर आज के दौर में फ़न अदाकारी पर नज़र डाली जाए, उसके तमाम लवाजमात की फहरिस्त बनाई जाए, तो यकीनन आप सिर्फ एक नाम तक पहुँचते हैं। अगर आपने लेजेंड या लिविंग लेजेंड का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है या तमगा पहनाना है, तो वो वाहिद नाम है फिरदौस जमाल साहब। कैसे हैं फिरदौस भाई, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? ये तो व्यूअर्स फैसला करेंगे कि मैंने ज़्यादा कहा है या अभी भी कम कहा है। बहुत मेहरबानी आपकी, आपके चैनल का बहुत शुक्रिया, आप तमाम का, आपका। अच्छा फिरदौस भाई, राइट अवे जो सवाल जब भी मैं आपको देखता हूँ तो ज़रूर जहन में आता है कि आपसे ज़रूर पूछूंगा जब मुलाकात होगी, आप कंट्रोवर्सी से इतना इश्क क्यों करते हैं? मैं कंट्रोवर्सी से इश्क बिल्कुल भी नहीं करता। कंट्रोवर्सी जैसे कहते हैं ना कि इंसान, बेवकूफ़ इंसान जो है वो बेवकूफ़ी नहीं करता, उससे हो जाती है। तो मैं खुद शायद मेरे अंदर एक कंट्रोवर्सी है, तो मैं वो कंट्रोवर्शियल हो जाता हूँ। अच्छा। ठीक है ना जी। तो मैं जानबूझ के कभी ना किसी पे तनकीद करता हूँ, ना ही किसी को बुरा समझता हूँ, ना कहता आप हूँ। हक बात कहते हैं, वो लड़ जाती है। लेकिन हक बात कहीं रुक सी गई थी कभी शकीब, शकीब। छाले पड़े हुए हैं अभी तक ज़बान पर। तो वो मैं शायद, मुझे लगता है कि अगर मैंने सच बात ना की तो मेरी ज़बान पे छाला पड़ जाएगा। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि आप दूसरों को तो बुरा या कमतर नहीं समझते लेकिन खुद को बहुत बरतर समझते हैं? ये भी मैं नहीं कह सकता। मैं ये इस बात पे, शायद मेरे अंदर कोई ऐसा बंदा हो। हर इंसान के अंदर एक कमज़ोर आदमी भी होता है और एक बहादुर आदमी भी होता है। बहादुर आदमी या ज़हीन आदमी अपने आप को बेवकूफ़ कह रहा होता है, और जो बुज़दिल आदमी होता है वो सब पे ये शो करता है मैं बड़ा अक्लमंद आदमी हूँ और मैं बड़ा ज़हीन आदमी हूँ। तो एक्चुअली वो ज़हीन नहीं होता, मेरे जैसा बेवकूफ़ होता है। नहीं, आप माशाल्लाह आपने साबित किया फ़न अदाकारी में, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि अगर आप तहरीर कर लें उसकी खूबियाँ, उसके औसाफ एक अच्छे अदाकार के, और कोई 50 के करीब खूबियाँ लिख डालें, तो मेरा ख्याल है कि 50 में से 48 के करीब जो खूबियाँ होंगी उसमें आपके 100 में से 90+ मार्क्स होंगे। ये आपकी ज़रा नवाजी है। मेरे नज़दीक आर्टिस्ट जो है, मैं एक्टर की बात नहीं कर रहा, ऑन द होल आर्टिस्ट की मैं बात करता हूँ, वो कैलकुलेटेड नहीं होता। या तो वो अपने वजदान से काम लेता है या उस पे अल्लाह की रहमत होती है। बिल्कुल। तो अगर मैं ये, जब भी मैंने सोच समझ के कोई काम करने की कोशिश की है, वो बहुत बुरा हुआ है। अल्लाह ताला आपकी सोच पे पर्दे ही डाले रखे हैं फिर, ताकि हमें अच्छी अदाकारी देखने को मिलती रहे। हाँ, ये वैसे आपकी अच्छी दुआ है। अच्छा फिरदौस, मैं ये देखें, वाकई अल्लाह का करम ही हो सकता है, वरना इतनी छोटी उम्र में 18-20 साल आपकी उम्र होगी या 22 साल होगी जब आपने बरगे आरजू किया। जो हमको इतनी थी तो अस्तगफुरुल्लाह, यानी 18-20 साल की उम्र में 100 साल के बुजुर्ग का किरदार अदा किया, और ऐसा किरदार अदा किया कि वो लाजवाल हो गया। बरगे आरजू वो कोई सीरियल नहीं थी, सीरीज नहीं थी, एक ड्रामा था, और वो उसके मेरा ख्याल 1 दहाई तक उस एक ड्रामे के डंके बजते रहे पूरे मुल्क में। उसी पे ही फिर मुझे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने, आई वाज द फर्स्ट मैन जिसको
प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने अप्रिसिएशन लेटर लिखा एग्जैक्टली उस पे, और कहते हैं ना कि जो करता है अल्लाह करता है और अल्लाह जो करता है ठीक करता है। आपको लोग जल्दी पसंद क्यों नहीं आते? एक्टिंग में भी पसंद नहीं आते? मतलब ये क्या उसने, मायरा खान ने क्या ऐसा कर दिया था कि आपने कह दिया कि इसको माँ का रोल ही? बाद में उसने मौला जट जो आई है उसका सीक्वल आया, उसमें कमाल कर दिया। उसके बाद आपको एहसास हुआ, सच सच बताइएगा कि नहीं मुझे नहीं कहना चाहिए था, या वो जो तनाज़ा था वो गलत हो गया, मुझसे नहीं कहना चाहिए था, मुझे उस मैंने जो कंट्रोवर्सी। कहा था वो मैं आज भी कहता हूँ, अच्छा। मुझे उसमें शर्मिंदगी नहीं है। उसकी एज जो है वो नजर आती है। मसलन अगर आपको वो खूबसूरत नजर आती है तो उसमें मेरा क्या कसूर है? लाजिया बताओ, मैंने कहीं अपनी गुफ्तगू में ये जिक्र किया है कि वो बहुत खूबसूरत हैं या नहीं खूबसूरत? बात अपने आप पे रखे ना सर, अंदर की ये बात मेरे बता, ऊपर मुझे attack क्यों आप कर ये रहे हैं? बताएं, उन्होंने पेंसिल मोनालिसा की जो तस्वीर है आपको अच्छी लगती है? नहीं, मुझे समझ ही नहीं आती। तो मुझे भी वो कभी अच्छी नहीं लगी, लेकिन वो मोनालिसा है। अब अगर कोई किसी को मोनालिसा कह देता है और वो मुझे वो दाऊद नजर आता है या बशीर नजर आता है, तो उसमें मेरा क्या कसूर है? ये तो देखने वाली आंख है ना। हाँ, अब तो मेरी लेकिन मेरी आंख जब आपकी लोग- नहीं हो सकती, आपकी मेरी नहीं हो सकती। जब लोग एक बात को ओवरवेलमिंगली मतलब एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, तो ये मान लेना चाहिए कि अल्लाह की उस पे अता है, तो भी इसीलिए तो वो पॉपुलर है। मैं जिस जाविये से देखता हूँ ना, मसलन मैंने एलिजाबेथ टेलर को अगर देखा है, सूफिया लॉरेन को देखा है, मैंने नरगिस को देखा है, मधुबाला को देखा है, तो मैं उसका क्या करूं जिसके आप बात कर रहे हैं? लेकिन 90% लोगों को वो खूबसूरत भी लगती हैं और परफॉर्मर भी अच्छी हैं। अगर 90% लोग पागल हैं तो मैं भी हो जाऊं? अब ऐसा तो नहीं हो सकता। दसो ना उसे अस्पताल से चले जाने। मतलब आपका खूबसूरती का स्टैंडर्ड बहुत हाई है। नहीं है ना, हाई है ना लो है। अच्छा, फिर क्या है? मेरा अपना ही है, अपना ही है। या मेरी अपनी सोच है, या मेरा एक मिजाज है। वो मिजाज जो है वो जरूरी नहीं है कि वो किसी खातून से या किसी बंदे से मिले या उसको अच्छा लगे। मेरे अपने बच्चों को मेरा मिजाज नहीं अच्छा लगता, मेरी बीवी को नहीं अच्छा लगता, लगना भी नहीं मेरे चाहिए। भाइयों को नहीं अच्छा लगता। लगना भी नहीं चाहिए। जो आपके हालात है ना फिरदौस भाई, लगना भी नहीं चाहिए। अगर मुझे अल्लाह ने ऐसा पैदा किया है तो उसमें मेरा क्या ये कसूर? बड़ा खूबसूरत पैदा किया है, बड़ा लाजवाब पैदा किया है। तो जैसा मैं हूँ वैसा ही हूँ ना, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। अच्छा चले, मायरा खान की खूबसूरती है ना, वो तो चले, हो सकता है किसी को खूबसूरत लगे किसी को ना लगे। एक्टिंग के बारे में भी कहा जा सकता है, किसी को किसी की एक्टिंग अच्छी लगती है नहीं लगती, लेकिन कुछ तो सेट स्टैंडर्ड्स होते हैं ना। अब हुमायूं सईद जिसको पूरा पाकिस्तान मानता है, इस वक्त वो पाकिस्तान का महंगा तरीन एक्टर है और उसको फन अदाकारी की मेराज पे समझा जाता है मौजूदा लॉट में से, तो आप कहते हैं उसको एक्टिंग ही नहीं आती? थोड़ा बहुत तो नंबर दे दो ना सर अदाकारी जी। की मेराज पे वो कैसे है? क्या वो ब्रेंडो है? वो मतलब स्टीफन बॉयड है? वो कौन है भाई? सर सबसे उसका ज्यादा नामा कोई- लेता है वो, तो किस लिए पैसा लेता लेने है? वाले यार, वो तो तवाइफ भी लेती है। ओ खुदा। पैसा लेना स्टैंडर्ड है यार। जो ज्यादा पैसा ले रहा है, मसलन जो जुआ खेलता है या स्मगलिंग करता है या लोगों के जेब में काट वो के अदाकारी डाके के डालता लेता है पैसे। तो अदाकारी में भी डाका डाल रहा है ना। ये तो खैर अब ज्यादती कर रहा है, देखिए नहीं उसकी भाई, अदाकारी। अगर आप मुझे एक बात बताएं, मुझे एक किरदार के लिए विकी चाहिए। सपोज आप प्रोड्यूसर हो, आप कहें कि हुमायूं सईद को ले आओ, हाँ, मैं तो नहीं लाऊंगा, मैं तो विकी को ही लूंगा। मुझे जहां हुमायूं सईद चाहिए आप- मैं उसी को कास्ट करूंगा। बिल्कुल। लेकिन अगर मुझे एक कैरेक्टर में नहीं चाहिए और मुझे कोई कहे कि जी उसको कास्ट करो, या सपोज विकी को कास्ट करो, ये मुझे नहीं चाहिए, वहां पे मुझे आप चाहिए हो या आप चाहिए हो, कोई दूसरा कोई XYZ चाहिए, मैं इसका उसको मतलब करूंगा। फिरदौस भाई ये है कि आप ये समझते हैं कि हुमायूं सईद जो है वो ओवरकास्ट हो रहा है, लोग उसको जबरदस्ती हर ड्रामे में हीरो के तौर पे कास्ट कर रहे हैं। ये क्या- बात सिर्फ इतनी है कि उसके पास कुदरत ने उसको जी, ये मौका दिया जी, कि उसको वसाइल मिल गए, एग्जैक्टली। उसको प्लेटफॉर्म्स मिल गए, और उसने कुछ अच्छे काम भी उसने किए, कुछ अच्छे कैरेक्टर्स भी किए जो लोगों को अच्छे लगे। बात ये है असल में कि उसके वसाइल जो हैं उसको अल्लाह ने दिए, मौके दिए, उसने उसको यूटिलाइज किया, वो उसको कैश कर रहा है और वो किसी और को अपने से अच्छे को आने नहीं देता।
बस ये बात है। उसको अपना फन जो है वो 2% का भी हो वो 50 करोड़ में सेल करना आता है। तो यार वो तो अब सर आप मैं सच्ची बात बताऊं, हुमायूं सईद की उन्होंने बहस डाली है, असल में ये मायरा खान वाली जो बात है ना उसको छुपाना चाह रहे हैं। आपने पैसे ही को स्टैंडर्ड क्यों बना लिया? पापा अलाउद्दीन जो है वो बेचारा 1000 में 2000 में काम करते थे, लेकिन उन्होंने जो जो कैरेक्टर किए वो मोहम्मद अली ने नहीं किए या नदीम ने नहीं किए। इसी तरह आगा तालिश ने जो जो बेचारे ने 300-400 रुपए में जो रोल किया है वो मैंने नहीं किए। ऐसा ही है, ऐसा ही ये है। पैसा इज नॉट अ स्टैंडर्ड। वेरी गुड, क्या बात। एग्री। काजिन फिरदौस साहब की खूबसूरत और दिलचस्प बातों का सिलसिला जारी है, लेकिन वक्त है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। काजिन वक्त अजीज में बेरोजगारी की शरह किन खतरनाक हदों को छू रही है उसका अंदाजा लगाना है तो आप एक बार राज मजदूरों के अड्डे पे चले जाएं, आपको अंदाजा हो जाएगा। जहां ये राज मजदूर राज मजदूरी छोड़ के कोई भी दूसरा काम करने के लिए तैयार नजर आते हैं और लोग भी इनको हायर करने के लिए फौरन इन जगहों का रुख करते हैं, क्योंकि यहाँ पे पैसे कम पे बात बन जाती है। ओ जांदा जे टुरिया कोल जेड़ा बहिंदा सी। अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाह जी, वालेकुम सलाम। आप भी मजदूर हैं? और मैं एमएन है। तो यहाँ पर आराम करते हैं, मजदूरी घर करते हैं? आप कौन है? मैं एक शायर हूँ। शायर हो? शायर। ते इत्थे की करना है? मुशायरा करवाना है और मुझे सामाईन की जरूरत है। तेरे शेरा च इन्नी जान नहीं है कि तेनू लोकी सुनन? यार मैं आपके लिए रोजगार लेके आया हूँ, आप बातें कर रहे हैं। नहीं तो सानू इस गल दे पैसे मिलने लगे तुहाडा शेर सुनांगे ते? आपको सिर्फ पैसे ही नहीं मिलेंगे भाई, अच्छा खाना भी मिलेगा और कोल्ड ड्रिंक भी मिलेगी। तो अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, आपने आखिरी दफा खुद अच्छा खाना कब खाया? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਟਰੱਕ ਦੇ ਮਗਰ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਫੱਟਿਆਂ ਤੇ ਬਣੀ, ਇੱਕ ਫੱਟਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਲੱਗਦਾ ਨੱਕ ਵੱਡੇ ਆ। आप शायर हैं? जी जी। मुंह तो लग रहा है ताजी ताजी यतीमी मिली तानू। अरे भाई इसी यतीमी ने तो शायर बना दिया है। ਓ ਯਤੀਮਾ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਨਾਲੇ ਹਲਕੀਆਂ ਹਲਕੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟੀ ਜਾ, ਨਾਲੇ ਕੰਮ ਦੱਸੀ ਜਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ शायर मैं कहा रूड़ी फोल रहा ਹੁੰਦਾ है। ਕਿਉਂ? मेरा दीवान गुआच गया है। तो मुशायरा कहाँ है आपका? ਉਹ ਮਾਮਾ ਤੇਰੀ 150 ਲੂਮ ਚੱਲਦੀ ਇੱਥੇ ਉਰਦੂ ਬੋਲਣ ਡੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗਜ਼ਲ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਨਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਪੈਰ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਬੀ ਨੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। जुनेद साहब ये आप अब देख लें, अब ये लोग कहते हैं कि हमें रोजगार नहीं मिलता। जुनेद भाई शायर है ते गालिब ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। गालिब नू कुछ नहीं जानता, गालिब को कुछ नहीं समझता। जुनेद साहब बात ये है कि मेरे पहले शेरी मजमूए की तकरीब रूनुमाई है। माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो। मजमूए का नाम क्या है? ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। सर मजमूए का नाम है हरूफ शफाफ। वाह, हरूफ शफाफ और खुद इंतहाई दर्जे के गैर शफाफ लग रहे हैं। जुनेद मियाँ बात ये है कि मैंने तकरीब रूनुमाई के लिए मोहल्ले के काउंसलर को मेहमान खुसूसी के तौर पे मदऊ कर रखा है। माशाल्लाह। अब अगर सामने 4-5 लोग सुनने वाले नहीं होंगे मेरी तो नाक कट जाएगी। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੁਨੇਦ ਭਾਈ ਇਸ ਭਾਈ ਦੀ ਨੱਕ ਕੱਟ ਗਈ ਨਾ ਫਿਰ ਤੇ ਖਰਾਬ ਸਾਲਣ ਵੀ ਖਾ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। भाई बात ये है कि हमारे पास टाइम नहीं है। ਉਹ ਤੂੰ ਛਾਲੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਕਿੰਨੀ ਸਾਫ਼ ਉਰਦੂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੂੰ। ਜਨੇਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹੋ ਜਿਹਾ शायर अपनी स्याही पी के मर जाता ਹੁੰਦਾ और कह के मरदा है। कैसा कहा? ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪੈਨ ਦੀ ਨਿੱਬ ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਇਰ ਇੱਥੇ ਬਹਿ, ਕੁਛ ਆਪਣੀ ਕਹੋ ਕੁਛ ਹਮਾਰੀ ਦਬਾਓ। ਆ ਸਦਕੇ। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब वाल मजदूर भाइयों, मुझे तो आप जानते ही होंगे। जी नहीं। नहीं? चले आप अपना तारुफ करवा दें हजूर। मैं हल्के का एमपी हूँ। फॉर्म 45 वाला 47 वाला? ये मैंने ही नहीं पता जनाब। तो जलसे के लिए मुझे बंदों की जरूरत है। अच्छा, फिर मैं समझ गया, फिर तो फॉर्म 47 वाले होंगे ना। तुसी बनाया थानू पता ही है जनाब। ते बंदियां दी जरूरत है। अच्छा, ਫੇਰ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਈਏ ਬੰਦੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। मुझे आप लोगों की जरूरत है अपनी कॉर्नर मीटिंग के लिए। ਕਰਨਾ ਕੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ?
उथे बस आपने नारे लगाने। ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਾ ਕਿਹੜਾ ਲਵਾਉਣਾ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ। मेरा नाम चौधरी महर है। ਚੌਧਰੀ ਮਹਿਰ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਣੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਲਓ ਜੀ ਨਾਰੇ ਲਵਾ ਦਿੰਨੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ। ना उतो जी उतो काट बिस्मिल्लाह करो ਚਲੋ ਵੀ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰੋ जी। ਜ਼ਰਾ ਨਾਰੇ ਬਣਾ ਦੇਈਏ। ਸਾਡੀ ਬਦਦੁਆ ਰੱਬ ਦਾ ਕਹਿਰ। चौधरी महर चौधरी महर ਜਿੱਥੇ ਪੈਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫੇਰ ਚੌਧਰੀ ਮਹਿਰ ਚੌਧਰੀ ਮਹਿਰ। ਵੱਡਾ ਖਾੜਾ ਛੋਟੀ ਨਹਿਰ। चौधरी महर चौधरी महर ਸੱਜੀ ਜੁੱਤੀ ਖੱਬਾ ਪੈਰ चौधरी महर चौधरी महर जबरदस्त, डील डन। डबल दिहाड़ी भी दूंगा, निहारी भी दूंगा, बिरयानी भी दूंगा, कोल्ड ड्रिंक भी दूंगा। बस इसी तरह कल मैं हक पर नारे लगाते रहना। ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਲੈਂਦਾ ਤੈਰ। चौधरी महर चौधरी महर आप लोगों की इतला के लिए अर्ज है, मेरा नाम चौधरी महर नहीं, चौधरी महर तो अब्बा हुजूर थे। मेरा नाम तो चौधरी इकबाल है। ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰਹੂਮ ਦੇ ਨਾਰੇ ਮਰਵਾਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕੌਣ ਦੇਗਾ? अब्बा जी फोत नहीं हुए, ਹਾਂ अंदर हैं। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। मेरा नाम चौधरी इकबाल उर्फ बाला है। ਅੱਲਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਲਾ ਚੌਧਰੀ ਬਾਲਾ ਚੌਧਰੀ ਬਾਲਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਮਰ ਗਏ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੇ ਪਾਲਾ। चौधरी बाला चौधरी बाला ग्वाच की चाबी बांध दे ताला। चौधरी बाला चौधरी बाला ਇਹ ਵੇਖੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। देखें भाई, जी कोई ग्राहक आता है आपका कि नहीं, हाँ। मैं आपको आज साथ लेकर जाऊंगा। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ। ਓਏ ਮੂੜਾ ਦੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ। चौधरी बाला चौधरी बाला ਉਹ ਜਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਬੋਤਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਲਦੀ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ हाँ जी। ਚਿੱਟਾ ਮੂੰਹ ਇਹ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ ਕਾਲਾ ਚੌਧਰੀ ਬਾਲਾ ਚੌਧਰੀ ਬਾਲਾ। ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ ਵਸਣ ਵਾਲਾ। ਚੌਧਰੀ ਬਾਲਾ ਚੌਧਰੀ ਬਾਲਾ। हेलो मजदूरों, आई मीन लेबर्स। हाँ अब मैं एक बहुत बड़ी एनजीओ चलाती हूँ। हम भी साल पहले एनजीओ ही कहते थे, अब उस वक्त से हम पूंजीओ ही बैठे हैं। मैं स्पेशल पर्सन्स आई मीन माजूर लोगों को व्हील चेयर्स देती हूँ। इसकी वजह से मुझे स्वीडन और नॉर्वे से बड़े बड़े लाखों डॉलर फंड्स आते हैं और मेरे पास व्हील चेयर्स लेने वाले लोग नहीं हैं। बल्कि सच बात बताऊं तो मेरे पास व्हील चेयर्स भी नहीं है। बाजी जी, तेरा काम मेरा काम कितने मिलते जुलते हैं। बाजी एक व्हीलचेयर चौधरी महर साहब यानी मेरे वालिद साहब वास्ते मिल जाए। और बैठा जे सदका लैन वाला। चौधरी बाला चौधरी बाला चौधरी बाले को मारो गोला। मैंने एक किराए पे व्हील चेयर का अरेंज कर लिया है। रह गया सारा कुछ तो ले ले। उस पे आप लोगों ने बारी बारी माजूर बन के बैठना है। अच्छा। फोटो सेशन और पिक्चर्स बनेंगी। अच्छा। जो जाएंगी नॉर्वे और स्वीडन, वहां से आएंगी मुझे करोड़ों डॉलर और आप सबको मैं दूंगी 100 रुपीज। नाल सानू के गनमैन में रखवा देना एडी अमाउंट किथे लेके आप जैसी खवातीन ने एनजीओस को बदनाम किया हुआ है और बदनाम हो जाती हैं आप चंद खवातीन की वजह से मुल्क भर की एनजीओस। अच्छा मेरी बात सुनो, इससे पहले आप लोगों को करनी पड़ेगी प्रैक्टिस। वो इसलिए फर्ज करो ये व्हील चेयर, साडी चेयर व्हील हो गई तो साडे सामने जलील हो गई। ओहो इस पे आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। पता तो चले आप लोगों में कितना पोटेंशियल है। आफ्टर ऑल तस्वीरें स्वीडन जानी है, नॉर्वे जानी है। बाजी जी, जी जी ए तस्वीरां नॉर्वे स्विट्जरलैंड जान गया। यस छोड़ो एमपीओ नो जी, मैं बहना जी Really? वहां ते Thank होर की you. दुनिया मैनू वेखेगी। ओ चला रेडी, मैनू हल्का विजिट करा। चल चल बाजी फोटो बना ला। चौधरी बाला चौधरी बाला ओ बन गई फोटो, मैनू हुण थल्ले ला ला। चौधरी बाला चौधरी बाला थैंक यू। उठाओ हाथ टाटा वाला। चौधरी बाला चौधरी बाला चौधरी बाला। चौधरी इकबाल साहब ने कहाँ बैठना है? जैसा वैसे जो बंदा एक बार मांगने वाली रेडी पे बैठ जाए ना, वो दोबारा कुर्सी पे बैठने का हकदार नहीं होता। खुदा दी कसम जुनेद बहुत मजे आ गए। लो भी परे हट जा जरा, ए मैनू लम्मा पैण दे। लो जी पहले ते एक सी हुण दूजा आ गया घुटण वाला। चौधरी बाला मैं अपनी जगह ते जाला। मैं क्या उठ के फिरो तो रोके सारी स्मेल मैं ही सूंघनी है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ये मजदूरों का ही अड्डा है ना? नहीं जी लारी अड्डा है। सुबह का कोई काम का बंदा नहीं आया। कोई शायरी करवाना चाहता है, कोई नारे लगवाना चाहता है। राज मजदूरी वाला कोई नहीं आया। टगा नहीं तू सवेर दा वटिया हैगा ते उर्दू नहीं तू छड़ रही।
भैया आप लोग परेशान ना हो, मैं आप लोगों को असल काम के लिए ही लेने आई हूँ। ਦਿਓ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਜੋ ਦੇਣਾ ਜੀ। असल काम? ਅਸਲ ਕੰਮ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ। हाँ भैया मैं आपको राज मजदूरी के लिए लेने आई हूँ। असल में ना अगले महीने मेरी शादी है, माशाल्लाह। तो मुझे एक कमरा बनवाना था अपने घर में। बाजी ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ? हाँ जी ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਕਮਰਾ ਬਣਵਾ ਰਹੇ हाँ ਹੋ? जी। ਤੁਸੀਂ ਗੁਦਾਮ ਬਣਵਾਓ, ਕਮਰੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜੀ? शट अप, शक्ल से ही सियासतदान लग रहे हो। जी जी, चौधरी बाला, चौधरी बाला। ਸ਼ਕਲੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਹ ਨਲਾਇਕ ਨਿਕਲਿਆ, ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਸ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੇਂਟ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। बिल्कुल करवाना है। ਸ਼ਰ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਹੈ ਜੀ। क्या ਜੀ ਘਰ मतलब? ਬਣਵਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰਾ? बिल्कुल करना है, चले मेरे साथ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਆਏ ਆ। अरे वो मजदूरी के लिए तैयार हो गए माशाल्लाह। ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ ਭਾਜੀ, ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਚਲੀਏ। छुट्टी हो गई थी, आई जाओ तो कही जाओ चौधरी बाला, चौधरी बाला। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। तलफ़ुज़ पे आपने जोर तो जरूर दिया होगा ना, ये नेचुरली हो नहीं सकता। अंग्रेजी पर भी, उर्दू पर भी, पंजाबी पर भी, पश्तो पर भी यकसा कमांड, ये मुमकिन नहीं है ना। इसके लिए कुछ ना कुछ फिर effort रियासत- करनी पड़ती है। रियासत मैं दिन रात आपको क्या बताऊं यार। मैं अपनी जिंदगी, मेरी उम्र इस वक्त 70 साल है। 70 साल में मतलब आप समझ लें कि 35 साल सोना होता है, 35 साल जागना होता है। मैं 60 साल जागा हूँ, सिर्फ शायद 10 साल सोया हूँ। और मैं यही सारी सारी रात, और आज भी वही है। मुझे सारी सारी रात नींद नहीं आती, कोई तसव्वुर आता है, कोई ख्याल, यार फलां चीज़ क्या है, फलां किरदार कैसा होता है, वो कैसे बोलेगा, फलां एक्टर कैसे बोलता था। जैसे पीटर ओटूल है, डस्टिन हॉफमैन है, ब्रेंडो है। मैं काफ़ी मैं इन लोगों की फिल्में देखता था बचपन से। मैं अभी भी मैं देखता हूँ, मैं ड्रामे देखता हूँ, मैं सोचता हूँ। सिर्फ मेरा ये होता है कि मैं रूटीन का काम नहीं करता। मसलन एक किरदार एक बंदा कर रहा है, चाहे बड़े से बड़ा एक्टर, बड़े अच्छे अच्छे एक्टर जिनसे हमने सीखा है, तो मैं ये सोचता हूँ कि यार ये जो किरदार है ये इस तरह भी तो हो सकता है। ज़रूरी नहीं है एक अंधा है, सपोज है वो हर बंदा ऐसे नहीं चलता। कुछ बंदे ऐसे भी चलते हैं। ब्यूटीफुल क्या क्या कह एक्सीलेंट। मैंने ऐसा देखा। अच्छा साथ हल्की हल्की टिक टिक वो भी भी आ कि मैं आ रहे हैं। और बाज अंधे खुली नहीं, आंखों मैं के साथ भी जा रहे हैं। आपको सही बता रहा हूँ। ये देखना है बाज अंधे खुली देखने आंखों। की कोशिश करते हैं, ऐसे। और लेकिन नजर उनको नहीं आता। वो ऐसे ऐसे चल रहे होते हैं। हाँ, क्या हाल है, ठीक है, हाँ यार, और ठीक है, ये बात है। ये इस तरह भी है बाज, हाँ यार, और क्या हाल है, ठीक है, खैर। एक बंदा मैं मेरी आंखों का, हमारे मोहल्ले में था पेशावर में, तो वो अंधा था, उसके हाथ में लाठी होती थी, तो वो क्या करता था कि वो चलते हुए मुंह से आवाज निकालता था लोगों को, ताकि पता चले मैं आ रहा हूँ। हैं? इसी तरह जैसे ये है ना। हाँ। यार बाकी सारी चीजें तो ठीक नहीं, लेकिन बोलो उन्हें ने, बल्कि ये थे बोलो कुल ने। हम हर अंधे को एक ही अंधा बना लेते हैं। जिसका मेरा इतराज जो होता है ना, जो आप कहते हो कि जी आप हर एक्टर पे इतराज करते हो, भाई हर अंधा ऐसे ऐसे नहीं चलता। जब आप फिर स्क्रीन की जीनत बने, फिर लोगों ने पहचानना शुरू किया, तो और बहुत जबरदस्त अंदाज में, वो एहसास कैसा था? एहसास तो बस ये था कि अजीब सा एहसास था हमारे पेशावर। सॉरी, आपकी कथा कलामे की माफ़ी चाहता हूँ। मुझे उससे वो याद आ जाता है, औरंगज़ेब लगारी साहब, हम असर और बहुत ज़बरदस्त अदाकार, तो वो कहते हैं कि जब वो भी बहुत हिट्स थे, तो कहते हैं कि मैं मरी गया, तो मरी में ना मुझे ना जाके किसी ने कहा, एक फैन मिला, उसने कहा कि जी फिरदौस जमाल साहब आप मुझे बहुत पसंद है। कहने लगा कि मुझे गुस्सा तो बहुत आया, तो साथ मेरे एक दोस्त था, मैंने उसको कहा चलो शुक्र है ये फिरदौस जमाल को भी नहीं जानता। इसको पता ही नहीं फिरदौस जमाल कौन है। लगारी साहब भी क्या कमाल है यार, यार जुमला अच्छा है। कहते हैं यार पठाना, मुझे इस बात का दुख नहीं हुआ कि इसने मुझे नहीं पहचाना, मुझे खुशी इस बात की, ये तुम्हें भी नहीं जानता।
अच्छा वो ऐसे ही है। और पीटीवी में ना हम लोग आ रहे थे तो एक लड़की सामने से आ रही थी, उसको कहते कहाँ चली गई हो तुम, मिलती नहीं हो यार, ये कोई बात है, हम आपका इंतजार करते हैं, कभी बैठते हैं खाना वाना खाते हैं। तो वो चली गई लड़की, कहती जरूर जरूर। मैं कहा कौन थी, कहते पता नहीं। आपकी शख्सियत के साथ सुर का बहुत तालमेल है, सुरों का। बल्कि दिलीप कुमार के साथ भी जब गुफ्तगू आपकी हुई, जब बताते हैं तो वो सुरों से बात शुरू हुई थी। तो ये मौसीकी कहाँ आपके अंदर हुलूल कर गई अदाकारी के साथ? ये ऐसे ही मैं एक दिन बैठा हुआ था तो कोई रेडियो पे कोई गाना बज रहा था, तो वो मैंने गौर किया उस पे। नोट करो, गाना बज रहा था रेडियो पे, गाना बज रहा था। हाँ, ये नए लोगों के लिए एकेडमी है। एकेडमी से भी आगे रेडियो की पे बात। गाना बज रहा था, हम कहेंगे गाना लगा सी, सही है। गाना लगा हुआ था, गाना बज रहा था। तो वो जब गाना बज रहा था, 100 रुपया हो गया सर आपका, मेरी तरफ, यानी 50 इसको दे वो दे। तो गए ना। तो वो बज रहा था गाना, तो मुझे ये लगा जैसे वो गाना मेरा है आहा, या मैं गा रहा हूँ, आहा, ये मेरी कैफियत है। वहां से मुझे लगा कि ओहो, मौसीकी तो हम कहते हैं ये गाना बजाना है, ये तो कैफियत है। हाय, हाय। तो उस कैफियत को कैसे वो कर लेते हैं। तो मैंने कहा यार अगर हम करें ये टेक्निक, अगर मैं इंट्रोड्यूस करूं कि एक्टिंग थ्रू म्यूजिक, तो ये तो बड़ा आसान हो जाएगा। हाँ, मसलन मैं एक तकलीफ दे सीन कर रहा हूँ या दुख का तकलीफ का कर रहा हूँ और मेरा मूड नहीं बन रहा, बिकॉज म्यूजिक इज मूड। मूड, ठीक है जी। तो मैं कोई राग ऐसा या गाना ऐसा छेड़ लेता हूँ, जैसे ना दरना दरना मैं तो आ गया था लेकिन मुझे मिला ही नहीं और कहने लगा यार तुम अजीब आदमी हो। तो मैं तो क्या बात है, क्या बात, ब्यूटी। वाह 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 वाह। अगर आप म्यूजिक के थ्रू एक्टिंग करें, आहा, आपको कोई मूड बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि म्यूजिक इज मूड। ब्यूटी, ब्यूटी। अच्छा भाईजान, एक बात मैं पूछना चाह रहा हूँ कि एक्टर तो एक्टर होता है, छाप क्यों लग जाती है, ये थिएटर का है, ये टीवी का है, ये फिल्म का है? असल में बात ये है कि हमने कुछ चीज़ें जो है ना वो फिक्स कर दी हैं, हमने पिंजरे बना दिए हैं। फिल्म भी एक पिंजरा है, उसका जानवर अलग है। हाँ जी। टेलीविज़न एक पिंजरा है, उसका जानवर अलग है। और भाई जानवर एक ही है, उसका सिर्फ गेटअप चेंज करना पड़ता है। आप चेंज करने कोई भी कहीं कर सकता है। बात एक्टिंग, चाहे रेडियो है, चाहे टेलीविज़न है, चाहे फिल्म है, चाहे थिएटर है, एक्टिंग एंड म्यूजिक इज अ मूड। जो बंदा किसी मूड को परफॉर्म कर सकता है, डिस्प्ले कर सकता है, वो एक्टर है। एक्टर है। अच्छा, फिर इसमें आते हैं कैरेक्टर एक्टर्स। कैरेक्टर एक्टर वो होता है जो मुख्तलिफ इंसानों को पोर्ट्रेट पोर्ट्रेट करता है, वाह बिल्कुल जी सही। वाह। हीरो में और एक्टर में फर्क होता है। हाँ। हर हीरो एक्टर नहीं होता और हर एक्टर हीरो नहीं होता। हाँ, विकी याद रखो, आइंदा के बाद मुझसे बात करते हुए ज़हन में रखना। आप पहले मुझे क्लियर करें कि आप कैरेक्टर एक्टर हैं या आप हीरो, हैं? बस। हीरो हैं आप? हीरो। पर हम हीरो सही रहे। अच्छा, दिलीप साहब से इतनी जो मोहब्बत है उसकी वजह पेशावर है? पेशावर भी है, लेकिन दिलीप साहब जो हैं वो हमारे यानी सब कॉन्टिनेंट के इज अ मार्लन ब्रांडो, और आप उसको पीटर ओटूल भी कह सकते हैं, मार्लन ब्रांडो भी कह सकते हैं, क्योंकि दिलीप साहब ने सलीका सिखाया है बोलने का और कैफियत दी उन्होंने स्टाइल दिया है। हालांकि उनका कोई स्टाइल नहीं था, उन्होंने हर तरह का काम किया है। अगर दिलीप कुमार मेरठ में भी पैदा होते ना, मैं तब भी उनका फैन होता। अच्छा, जबरदस्त, जबरदस्त। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। बस आपने सीखा किस किस से? मैंने सबसे सीखा है। मैंने बच्चों से शुरू में तो सीखा है, बच्चों की तरह हरकतें मैं करता था। सबसे पहले तो मैंने, अगर सच्ची बात है,
मैंने आईने से सीखा है। आईने से। अदाकारों में किससे सीखा? अदाकारों में सबसे पहले मुझे जो है ना इंस्पायर किया था मोहम्मद अली साहब ने। मोहम्मद अली साहब। हाँ, हजार दास्तान उनकी फिल्म आई थी जो मैंने 20 मरतबा देखी थी। अच्छा। फिर सायका उनकी आई तो फिर मैं उनकी तरह बोलता था। तो उन दिनों मैं इस्लामिया हाई स्कूल पेशावर में पढ़ता था, नंबर 3 में। तो हमारे वो स्कूल के सामने ही ना सिनेमा थे 3। तो हम जिस क्लास में बैठते थे, हम वो 10th D था या 9th D, 4 D सेक्शन में होते थे। नालायक जो होते थे, हर वक्त तो हमने वो एक्टिंग वैक्टिंग में सोचना होता है। तो मैं वो बाहर बरामदे में बिठाते, तो बरामदे से वो सिनेमा नजर आते। अच्छा। तो मैं वो बोर्ड देख देख के खुश होता था। फिर ये होता था कि जब छुट्टी होती थी ना, तो वो 3 बजे तकरीबन छुट्टी होती थी, तो वो शो का टाइम होता था, तो हम वो तस्वीरें रोज़ देखते थे। फिर वहाँ रुक जाते थे, तो जब फिल्म शुरू होती थी तो हम वो दरवाजे से कान लगा के डायलॉग, पैसे नहीं होते थे ना, तो जब पैसे होते तो कभी कभार हम तो बर्तन बेच देते थे। एक बार मैं और मेरा भाई जो है जावेद, बड़े भाई, हमने फिल्म को अली साहब की लगी हुई थी, मोहम्मद अली साहब की, तो वो तांबे के बर्तन होते थे, वो हम ले गए 2-3, वो जाके उनको तोड़ मोड़ के ना वो कबाड़िए पे बेचे, वो 4-5 रुपए के बिके, हमने फिल्म देख ली। माँ मेरी दूसरे दिन कही इधर बर्तन पड़े हुए थे, किधर गए? आप भी उनके गम में बराबर के शरीक हो गए। बड़ा अफसोस, बाबा को ले गया होगा। और भाई मुझे देखियो, मैं उसको देखूं। पीतल के बर्तन बेच के फिल्म कौन सी देखी थी? हजार दास्तान। तो अली साहब हमारे बड़े, बेग साहब, अली साहब, ये हमारे आइडियल थे। और मैं जब आई वॉज अ गुड डिबेटर ऑफ माई स्कूल, तो मैंने बहुत प्राइज जीते हुए थे। कोहाट जाके मैं उसमें, मुझे कंपटीशन में भेजते थे डिबेट में। तो उस वक्त मेरा जो स्टाइल था ना, वो सारा मोहम्मद अली साहब वाला था। जनाब आला ये है, और अगर इंसान आसमान पे जाना चाहता है तो उसको ये करना चाहिए। और सारे कहते थे मोहम्मद अली दे, मोहम्मद अली दे। फैजल, आपकी याददाश्त भी कमाल की है। जब आप लाहौर में स्टेज करते थे, पीक पे थे, माशाल्लाह आपका नाम बिकता था उस वक्त लाहौर में भी, तो उस वक्त उस दौर का कोई यादगार वाकया? वो एक दिन शाम को हम जल्दी चले जाते थे अलमरा, ठीक है, शुरू की बात है। तो वो बाहर बोर्ड वोर्ड बने होते थे ना, नाम लिखे होते थे ये वो। तो 1-2 बंदे आए यूं करके, जी फलां 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 फिरदौस जमाल। अच्छा, मुझे से पूछ, भाजी ए फिरदौस जमाल कोई नवी कुड़ी आई? वो मुझे से पूछ रहे हो। अमानुल्लाह मरहूम के साथ आपकी बड़ी रफाकत थी, बल्कि आप उनको लाने वालों में भी शामिल मैं ही थे। लेकर आया था उसको। वो स्टेज पे करता था, ये 1 मैन शो करता था। ही वॉज अ वेरी टैलेंटेड पर्सन। सबसे बड़ी खूबी ये थी उसमें कि अनपढ़ होते हुए वो बहुत इंटेलिजेंट और पढ़ा लिखा था। बहुत पढ़ा लिखा, यानी ऐसी ऐसी बात करता था कि हम सोच भी नहीं सकते थे। ये उन दिनों जब हम टीवी पे काम करते थे, तो कैंटीन होती थी टीवी के बाहर, वहाँ हम बैठते थे। जब काम नहीं होता था, रिहर्सल नहीं होती थी, वैसे भी हमारी रूटीन थी कि सुबह हम चले जाते थे रेडियो, दोपहर को टीवी चले जाते थे, शाम को आर्ट्स काउंसिल चले जाते थे, रात को 12 बजे पैदल घर चले जाते थे। तो वो आके हमारे पास, जब वो बसों में गोलियां बेचता था उन दिनों और लतीफ़े सुनाता था, लोग उससे खरीदते थे, गाता भी था शायद, तो शाम को आ जाता था, हमारे पास बैठ जाता था। फिर उसने हमें लतीफ़े सुनाने, बातें करने, फिर हमें कहना यार फिरदौस साहब सानू भी कुछ कराओ कुछ। से मैंने कहा यार तू आ जाओ थे आर्ट्स काउंसिल। फिर मैं उसको ले गया अलहमरा। तो अलहमरा की कैंटीन भी होती थी, वहाँ भी हम बैठते थे। तो उसको फिर मैंने बिठाना शुरू कर दिया रिहर्सल्स में, जो हमारी स्टेज की रिहर्सल होती है, स्टेज ड्रामे की। तो रिहर्सल करते करते एक सीन ऐसा आया कि अफंदी साहब का शायद ड्रामा था सिक्सर, वो उसका पहला ड्रामा था। वो एक फैमिली थी जिसमें लड़कियां, 5-6 लड़कियां जो हीरोइंस थी, और वो बेटियां होती है एक सेठ साहब की। तो हम जो है ना, वो लड़कियों के वो जो होते हैं लवर्स वगैरह इस तरह के, तो हम चले जाते थे, लवर्स वगैरह, डिसेंसी के वो चले जाते थे। अब ये मैंने कहा कि अफंदी साहब एक काम हो सकता है, ये जो अमानुल्लाह है
अगर इसकी एक दो एंट्री हम बना लें, साथ मुरीद साहब थे, एक मुरीद अहमद साहब हाँ फैसलाबाद के फैसलाबाद के, तो मैंने कहा ये इसके पास जो ये आइटमें हैं, कुछ आइटम्स थी ना उसके पास, डिफरेंट लोगों की कॉपियां मिमिक्री करता था, तो मैंने कहा ये एडजस्ट हो सकता है इस ड्रामे में, सिक्सर में। कहता हो कैसे? मैंने कहा जी वो ये बन जाए मौसीकार, अच्छा म्यूजिक डायरेक्टर दोनों। तो ये लड़कियां चूंकि अपर मिडिल क्लास की ये लड़कियां हैं, तो ये मौसीकी सिखाएं इनको कि जी उस्ताद आए हैं, आप आइए, पढ़े लिखे लोग हैं, तो हम तो बीच में वो है ना दूसरे टर्की किस्म के लोग थे। तो मैंने कहा ये रोल ये बन सकता है। हाफिज साहब कहा यार ये तो बन सकता है। मैंने कहा ये आएंगे फिर इनको सिखाएंगे, फिर मैंने कहा इसी में ये अपनी आइटमें कर सकता है। तो वो बाकायदा उस ड्रामे का हिस्सा बन गए और वो फिर इतने क्लिक हो गए, यानी वो ड्रामा इतना क्लिक हुआ सिक्सर, वो 15 दिन होना था मेरा ख्याल है, वो 3 महीने ड्रामा चला। तो वहां से फिर वो स्टार बने। माशाल्लाह, जबरदस्त। फिरोज माद साहब से मेरा सवाल है, मौजूदा फनकारों में से कौन सा फनकार आपको पसंद है? यार पसंद तो उस वक्त हो जब मैं देखता हूँ, मैं देख ही नहीं रहा। ये नहीं है कि मैं ये समझता हूँ कि हम बहुत बड़ा काम करके आए हैं या कुछ करके आए, कोई ऐसा काम हो नहीं रहा, क्योंकि अब है वो प्राइवेट प्रोडक्शंस और उनका सारा अंदाज जो है वो फिल्मी है। वो टेलीविज़न का हमारा जो प्योर टेलीविजनाइज्ड ड्रामा था वो नहीं है। अब वही वो जो वो ट्रायंगल है, वही लड़का लड़की है, वही इश्क मशूकियाँ हैं। लेकिन पहले जब पीटीवी के हिट ड्रामे थे उनमें भी लड़का लड़की का इश्क, उस वक्त कौन सा वो सहरोजा पे जाते थे? नहीं हाँ यही होता था। उसमें कोई अशफाक साहब की अच्छी बातें भी, आप देखें ना, अमजद साहब और इशफाक साहब को कंपेयर आज के तो ना करें ना, लेकिन बहरहाल आज भी कुछ अच्छे लिखने वाले तो हैं साहब, जरूर हैं, बिल्कुल हैं। मैं ये नहीं कहता नहीं। किसको अच्छा समझते हैं आज के लड़के लड़कियों में जो नए काम कर रहे हैं? किसकी परफॉर्मेंस अच्छी है स्टोरीज को छोड़ के? मैं बड़े अफसोस की बात से ही मुझे कहना पड़ रहा है कि मैं टीवी देख ही नहीं रहा। क्यों आप इत्तेकाफ में बैठे हुए हैं, क्या वजह क्या है, क्यों नहीं टीवी देखते आप? मैं शीन काफ में बैठा हूँ और वो शकीउल कल्ब जो होता है ना, शीन काफ, मतलब आप अपने आप को शीन समझे, ये काफ। फिरदौस साहब, अब हम आपको एक खूबसूरत गीत सुनवाते हैं फारिया कमाल की खूबसूरत आवाज में। मोहब्बत यूं भी होती है, हमेशा चुप रहा जाए, कभी कुछ ना कहा जाए, हिफाजत ऐसे की जाए। जैसे राज हो कोई किसी पर सोज सीने में, कि जैसे साज हो कोई छुपाया यूं इसे जाए। मोहब्बत यूं भी होती है, हमेशा चुप रहा जाए। जो दिल में सीप के मोती किसी की बेवफाई, जो दिलों में खार है होती, कोई कह दे उसे जाकर। मोहब्बत यूं भी होती है, हमेशा चुप रहा जाए। ये भी अंदाज़े उल्फत है, तरीके मेरी चाहत है, ये भी रमज़े मोहब्बत
हमेशा चुप रहा जाए, कभी कुछ ना कहा जाए, हिफाजत ऐसे की जाए। नाज़रीन, ये था आज का देशमुख और आखिर में आज की हिकमत भरी बात। मर्द जिंदगी में मुश्किल से मुश्किल मकाम से गुजर सकता है, लेकिन वहां से नहीं जहां पे उसकी बीवी ने अभी ताज़ा ताज़ा पोछा मारा हो। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह।